हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में और जानेंगे। पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था और उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। तो जो आज का लेक्चर होगा, आज का लेक्चर हमारा पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पर डिपेंडेड होगा। मतलब आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपने लेक्चर को शुरुआत करने से पहले हमने जो भी प्रीवियस लेक्चर में चीजें पढ़ी थी, हम उसके बारे में अगर डिस्कस करें, रिकॉल करें कि हमने कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या करा था, जो हमारा एलिमेंट्स थे, हमें पता है क्लास 9th में हमने पढ़ा है, एलिमेंट्स को हम डिवाइड कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे किसमें, मेटल और नॉन मेटल के अंदर। साथ ही साथ हमने पिछले लेक्चर में मेटल और नॉन मेटल के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था। साथ ही साथ हमने वहां पे उसके कुछ एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा था। अगर हम मेटल और नॉन मेटल के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को समराइज करें कि हमने वहां पे कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, तो वो कुछ इस तरीके से होगी। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट। मेटल्स कैसे होते हैं, हमारे डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब जिनको हम इजिली वायर में कन्वर्ट कर सके। वही जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मेटल कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं, मतलब उनको हम पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था जो हमारे मेटल होते हैं वो शाइनी अपीयरेंस करते हैं, जिस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, लस्ट्रस बोलते हैं। और वहीं हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। मेटल्स जनरली हमें सॉलिड स्टेट में देखने को मिलते हैं, और वहीं नॉन मेटल्स हमें मोस्टली सॉलिड और गैसियस फॉर्म में देखने को मिलते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। वहीं जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। साथ ही साथ हमने वहां पे मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स और भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने रिमेम्बर करा था, मतलब याद करा था पिछले लेक्चर में। और कुछ एक्सेप्शंस के केसेस भी हमने वहां पर देखे थे। तो अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है कि मेटल और नॉन मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। बाकी अगर हम एक्सेप्शन को भी इंक्लूड करें तो उसमें हमें काफ़ी सारे एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर तो अपने अपने पूरे प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया कि हमने कौन-कौन से वहाँ पर क्या पढ़े थे, कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। तो जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है, वो किसके ऊपर बेस है, आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो आज का टॉपिक क्या है, आज के टॉपिक है हमारे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल की और नॉन मेटल की, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा मेटल है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और किस तरीके से उसकी रिएक्शन होती है हमारी वाटर के साथ। तो इसी तरीके से हमें बहुत सारी आज रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, देखना है कि कौन-कौन से हमारे पास इसमें रिएक्शन गिवन है और क्या-क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी मेटल और नॉन मेटल की। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। सबसे पहला टॉपिक जो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे किसकी, मेटल्स की एयर के साथ। मतलब अब देखो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, हमारे पास सबसे पहला टॉपिक दे रखा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। यहाँ पे इस एयर का क्या मतलब है, एयर का मतलब है हम रिएक्शन कराएंगे मेटल्स की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हैं, रिएक्शन
विथ ऑक्सीजन, मतलब मेटल को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। देखो, बोला गया है कि जब हम मेटल को कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो उससे हमारे किसकी फॉर्मेशन होती है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। मतलब अगर हम किसी भी मेटल को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वहां पर हमारे किसकी फॉर्मेशन होगी, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ये हमें बोला गया है कि अगर कोई भी मेटल हमारा ऑक्सीजन या फिर एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में हमारे किसकी फॉर्मेशन होगी, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास गिवन है सबसे पहला रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ ऑक्सीजन। मतलब अब हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जब हम पोटेशियम यानी के को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पे हमारा K2O बनता है। K2O क्या है, वो है हमारा वहां पे पोटेशियम ऑक्साइड, यानी पोटेशियम को रिएक्ट करवाया है हमने ऑक्सीजन के साथ तो इस कंडीशन में हमारी किसकी फॉर्मेशन हुई है, पोटेशियम ऑक्साइड की। अब अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो हमारी ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, और बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास LHS में टोटल 2 ऑक्सीजन है और RHS में सिंगल 1। तो इसको 2 करने के लिए हमने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करा पूरे फॉर्मूले को। तो यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम है वो टोटल कितने हो गए, 2 एंड 2 4। तो इधर हम इसको किससे ऐड कर देंगे, 4 से कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, पोटेशियम ऑक्साइड की। नेक्स्ट अगर हम इसमें एक और एग्जांपल देखें, पहली रिएक्शन किसकी थी, जो अभी हमने करी वो थी रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ ऑक्सीजन, जिसमें हमने क्या करा, के को रिएक्ट कराया O2 के साथ जिससे हमारे किसकी फॉर्मेशन हुई, K2O की, और जिसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 और 4 से मल्टीप्लाई करा। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमने क्या करा है, सोडियम यानी Na को रिएक्ट कराया है O2 के साथ जिससे हमारे किसकी फॉर्मेशन हुई, Na2O की, जिसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम ऑक्साइड। हमने किस किस को रिएक्ट कराया है, वो है हमारा एक सोडियम और एक है हमारा ऑक्सीजन। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पर भी ऑक्सीजन की अमाउंट कितना हो जाएगा, 2, और इधर हमारा सोडियम भी कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो गए हमारी रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल। थर्ड हम करेंगे, इसी में एक और रिएक्शन का एग्जाम्पल लेंगे। कॉपर को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी Cu को हमने रिएक्ट कराया O2 के साथ जिससे हमारी किसकी फॉर्मेशन हुई, CuO की।
Cu हो गया हमारा इसमें कॉपर, O2 हो गया हमारा इसमें ऑक्सीजन, जिसको जब हमने रिएक्ट कराया तो हमारी किसकी फॉर्मेशन हुई? कॉपर ऑक्साइड की। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो कॉपर है वो है कौन सा वाला, क्योंकि हमने कॉपर सेकेंड और कॉपर थर्ड दो तरीके के कॉपर के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, CuO का। यानी जो हमारा Cu है उस पे प्लस का 2 चार्ज होगा, और CO जो हमारा O है उस पे माइनस का 2 चार्ज होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस के 2 वाले कॉपर को यूज करा है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपर सेकेंड। मतलब ये जो CuO बना है वो कॉपर ऑक्साइड में, उसमें जो कॉपर है वो सेकेंड वाला वहां पे है। अगर हम यहाँ पे इसको बैलेंस करें तो ये हो जाएगा 2CuO, और ये हो जाएगा 2Cu। अब एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमने यहाँ पर सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के किसकी फॉर्मेशन करी, सोडियम ऑक्साइड की। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलती है, वो क्या है कि सोडियम, पोटेशियम और जो हमारा लिथियम है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम लिथियम, इनको हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज एल्कलाई मेटल्स। इनको हम एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं। और ये जो एल्कलाई मेटल्स हैं, ठीक है, वो रिएक्ट करते हैं बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ। इस वजह से इनको हम किस ऑयल, कौन से ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, हमें पता है सोडियम पोटेशियम लिथियम एल्कलाई मेटल्स हैं, वो ऑक्सीजन से तेजी से रिएक्ट करते हैं, जिसकी मदद से वो फायर भी कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो गया। साथ ही साथ अगर हम कॉपर के बारे में देखें, कि जो हमारा कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इसी तरीके से हमारा जो सिल्वर यानी Ag, गोल्ड यानी Au, और साथ ही साथ प्लेटिनम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Pt से, ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, बल्कि हाई टेम्परेचर पर ये ज्यादा ही लीस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं। देखो, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा सिल्वर हो गया यानी Ag, गोल्ड हो गया यानी Au, और जो प्लेटिनम है, ये रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, बल्कि हमें कितना भी हाई टेम्परेचर दे दे। क्यों? क्योंकि ये कैसे रिएक्टिव हैं, ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब बारी आ रखी है द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स। देखो, अभी तक हमने देखा कि जब भी हमारा मेटल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, मेटल ऑक्साइड की। अब हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि हमारे पास अलग अलग तरीके के मेटल्स हैं, तो उनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी O2 के साथ क्या है, अलग अलग है। देखो यहाँ पे अगर हम एक एक चीज को देखें, तो क्या बोला गया है, Na and K react so vigorously that they catch fire if we kept in open, so they are kept immersed in kerosene। वही जो भी मैंने बताया, उसमें क्या बोला था मैंने, कि जो हमारा Na है, Na किसको रिप्रेजेंट करता है, Na हो गया हमारा सोडियम, और इसमें जो हमारा K है वो हो गया पोटेशियम। तो जो हमारे सोडियम पोटेशियम है वो बहुत तेजी से फायर को कैच करते हैं अगर हम उसे ओपन रखते, ओपन रख मतलब अगर हम उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाते हैं। इस वजह से उसको किसके अंदर डुबो के रखा जाता है, केरोसिन के अंदर। तो जो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर दे रखी है वो किसकी है, जब हम इसमें हमने सोडियम यानी Na को किसके अंदर फिल करके रख रखा है, केरोसिन ऑयल के अंदर। ये जो हमारे पास गिवन है, ये है केरोसिन ऑयल।
नेक्स्ट दे रखा है सरफेस ऑफ Mg यानी मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Pb आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। जो हमारी किसकी सरफेस होती है Mg यानी मैग्नीशियम की, Al यानी एल्यूमिनियम की, Zn यानी जिंक और Pb मतलब लेड। इनकी जो कवरिंग होती है वो मतलब ये जो इनके जो सरफेस होते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और लेड के, इनके जो सरफेस होते हैं वो पतली सी थिन लेयर से कवर हो जाते हैं ऑक्साइड की, जिसकी मदद से वो दोबारा से ऑक्सीडेशन होने से उसको बचाते हैं। मतलब एक हमारे पास मान लो मेटल का सरफेस है, उस पे हमने ऑक्सीजन की लेयरिंग कर दी, तो क्या दोबारा से हम उस पे ऑक्सीजन की लेयरिंग कर सकते हैं जिससे उसको हार्मफुल इफेक्ट हो? तो नहीं। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, जिंक और लेड इन सब के ऊपर कवरिंग हो जाती है ऑक्साइड की, जिससे वो दोबारा से ऑक्सीडेशन होने से बच जाते हैं। Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रेसली। देखो Fe जो है मतलब आयरन जो है वो हमारा बर्न नहीं होता हीट करने पे, लेकिन जो हमारी आयरन की फिलिंग्स होती हैं वो बहुत तेजी से बर्न करती हैं। नेक्स्ट दे रखा है Cu डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जो हमारा Cu है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आने पर बर्न नहीं होता, मतलब जलता नहीं है, बल्कि उसके ऊपर ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड यानी CuO की लेयर चढ़ जाती है। वहीं Au और Ag, Au हो गया हमारा सिल्वर, Au हो गया हमारा गोल्ड, Ag हो गया हमारा सिल्वर, ये कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जितने भी हमारे एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो सब इसी टॉपिक से आते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो कैसा हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जितने भी एमसीक्यूज हो गए, केस बेस्ड स्टडी हो गई या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए, वो सारे इन्हीं एक्सेप्शन और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल वाले केसेस से आते हैं। बारी आती है किसकी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही है, साथ में इसके ऊपर काफी तरीके के क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बोला क्या गया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड में, वो मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये सीबीएसई का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है, जो हर बार पेपर में 3 मार्क्स को पूछ लेते हैं वो, कि बताओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है, तो हमें पता होने चाहिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करें एसिड के साथ साथ और सेम बेस के साथ भी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, अगर हम इसको पहले स्टेटमेंट वाइज लिखें तो ये इस तरीके से होगा कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड है वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करके भी हमें सॉल्ट और H2O दे रहे हैं, और वही मेटल ऑक्साइड हमारा बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और H2O दे रहे हैं, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, वो क्या है, मेटल ऑक्साइड। मतलब यहाँ पे हम एक मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं, वो कौन सा है, Al2O3। अब हम इस मेटल ऑक्साइड को एक बार एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर एक बार बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा है, Al2O3 यानी ये जो हमारा मेटल ऑक्साइड था, उसको हमने रिएक्ट कराया है एसिड के साथ। वो एसिड क्या है, HCl। तो जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो इससे हमारा एक बनेगा AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन होगा। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमारा Al2O3 प्लस 6HCl मिलके बनाएगा ट्वाइस ऑफ AlCl3 प्लस H2O। यहाँ पे AlCl3 क्या है, वो हो गया हमारा सॉल्ट, और HCl हो गया हमारा एसिड। Al2O3 हो गया हमारा इसके अंदर मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, और साथ ही साथ वाटर को भी प्रोडक्ट की फॉर्म में बना रहा है। इसी तरीके से जब हम मेटल ऑक्साइड प्लस बेस, यहाँ पे हम बेस किसको रखेंगे, यहाँ पे हमारा बेस होगा NaOH। उसको जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा एक बनेगा सॉल्ट, और साथ ही साथ H2O की फॉर्मेशन। तो अगर हम देखें मेटल ऑक्साइड में हमने रखा Al2O3, जब इसको हमने रिएक्ट कराया बेस यानी NaOH, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी मदद से हमारे पास एक नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई, जिसको बोलेंगे NaAlO2 प्लस का H2O। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो हम देखेंगे कि हमारा जो Al2O3 है वो क्या हो गया, एक मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, NaOH हो गया हमारा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया तो हमारे पास यहाँ पे एक नया सॉल्ट बना, जिसको हमने क्या नाम दिया, सोडियम एल्यूमिनेट। और साथ ही साथ किसकी फॉर्मेशन हुई है इस कंडीशन में, वाटर की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है, वो क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट का। तो इसको हमें याद रखना है कि जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास कौन से सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, वो है हमारा इसमें सोडियम एल्यूमिनेट। इसी तरीके से नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक अनदर एग्जांपल लेंगे। अब एग्जांपल में हम अपने मेटल ऑक्साइड को चेंज करेंगे। एग्जांपल में अब हमारा जो मेटल ऑक्साइड है वो है ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। अब हम पहले जिंक ऑक्साइड को एक बार एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर एक बार बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। एक चीज और हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस की होगी कि जो हमारे ऊपर ये रिएक्शन दी है एल्युमिनियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है, तो वहां पर ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम ट्वाइस ऑफ NaOH करेंगे, और ट्वाइस ऑफ NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट करेंगे। अब वापस आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल में। किसका एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड का। सबसे पहले हम जिंक ऑक्साइड यानी ZnO को रिएक्ट करेंगे एसिड यानी किसके साथ, HCl के साथ। तो देखते हैं हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, ZnCl2, और साथ ही साथ वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। और इसी तरीके से जब हम दोबारा मेटल ऑक्साइड यानी ZnO को रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो भी यहाँ पे हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम क्या है, ZnO2, और साथ ही साथ किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब अगर हम यहाँ देखें कि ये जो नया प्रोडक्ट बना इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है हमारा इसमें सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पर भी हमें एक नया प्रोडक्ट देखने को मिला एज अ सॉल्ट। तो अब अगर हम बात करें कि पेपर में हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल दो, तो वहां पर हमें कौन से एग्जाम्पल देने हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड में, Al2O3,
एंड नेक्स्ट है हमारा ZnO, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिड के साथ तो रिएक्ट करते ही करते हैं, साथ ही साथ बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और H2O की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से आता है कि सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट कौन सी रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होता है, तो हमें ये दोनों रिएक्शंस याद करनी है। जिसमें हमने देखा एक में हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन हो रही है और एक में हमारे पास इसमें सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन हो रही है। ये दोनों नाम हमारे लिए एकदम न्यू हैं, इस वजह से ये दोनों नाम क्या होंगे हमारे इम्पोर्टेंट पेपर के लिए। अब बारी आती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे मेटल्स की किसके साथ, वाटर के साथ, और देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास एज अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो इस कंडीशन में हमारा क्या बनता है एज अ प्रोडक्ट, मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। यानी जब भी हमारे मेटल किसी के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इसमें जो हमारा फॉर्मेशन होगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का होगा। अब एक चीज और, हमारे ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी हम ये लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, बट जो हमारे एल्कलाई मेटल्स थे, ठीक है, और जो हमारे एल्कलाई मेटल्स थे यानी सोडियम पोटेशियम और लिथियम, वो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। अब हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है। हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे किसकी, सोडियम की किसके साथ, वाटर के साथ, यानी मेटल हो गया हमारा सोडियम जिसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब हम सोडियम यानी Na को रिएक्ट कराते हैं वाटर H2O के साथ, तो इस कंडीशन पे हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनेगा और साथ ही साथ H2 की फॉर्मेशन होगी। अब ये NaOH बना कैसे, देखो H2O का ब्रेक डाउन हो जाएगा H प्लस और OH माइनस में। OH माइनस क्या होता है हमारा हाइड्रोक्साइड, Na क्या है मेटल, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन को करेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें
कि जो हमारा सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ वो इस गैस के फॉर्म में लॉट ऑफ हीट को भी रिलीज करता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें यहाँ से हीट रिलीज होती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसी में रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विथ वाटर, यानी कैल्शियम के मेटल को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ और देखेंगे अब हम इसमें हमारे कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने कैल्शियम लिया है, उसको रिएक्ट कराया है किसके साथ, H2O के साथ। तो हमने देखा हमारे पास इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई है और साथ ही साथ किसकी गैस रिलीज हुई है, यहाँ पे हमारी H2 गैस रिलीज हुई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने जब कैल्शियम और ट्वाइस ऑफ H2O यानी वाटर को रिएक्ट कराया तो यहाँ पे हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई है। अब हम इसमें एक और एग्जांपल लेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, थर्ड एग्जांपल, वो किसका है, मैग्नीशियम का। यानी अब हम रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम की किसके साथ, वाटर के साथ। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी Mg को जब हमने रिएक्ट कराया H2O यानी वाटर के साथ, तो यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2 और साथ ही साथ H2 की फॉर्मेशन हुई। Mg क्या हो गया हमारा इसमें, मैग्नीशियम, H2O हो गया वाटर और MgOH हो गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ ये कौन सी गैस हो गई, ये हो गई हमारी इसमें हाइड्रोजन गैस। अब एक चीज और हम यहाँ देखेंगे कि देखो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म हुआ। लेकिन जब हम स्टीम को पास करते हैं मैग्नीशियम मेटल से, यानी जब हम मैग्नीशियम को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होनी थी, लेकिन उसकी जगह किसकी फॉर्मेशन होती है, वहां पे हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अगर हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन लिखें तो वो होगी Mg प्लस H2O गिव्स MgO प्लस का H2, यानी Mg हो गया हमारा इसमें मैग्नीशियम जिसको हमने H2O, यहाँ पे हमारा ये H2O किसकी तरह वर्क करेगा, एज अ स्टीम। यानी मैग्नीशियम को जब स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इस कंडीशन में हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे होती है हमारी रिएक्शन ऑफ वाटर वाले टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट, जिसमें हमने क्या-क्या देखा कि जब भी हम मेटल को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो हमारा बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। जिसमें हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स को देखा। सबसे पहले हमने सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस की फॉर्मेशन हुई। इसी तरीके से जब हमने कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई। सेम इसी तरीके से जब हमने उसमें मैग्नीशियम को स्टिल वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमने देखा वहां पे हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई। लेकिन जब हमने उसी मैग्नीशियम मेटल को स्टीम के साथ पास कराया, या फिर हम ये बोले उस मैग्नीशियम मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया, तो उस कंडीशन में हमारा वहां पे वो मेटल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बजाय मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ
और कौन सी गैस लिबरेट हुई, H2 गैस लिबरेट हुई। तो यहाँ पे हमने मेटल को ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करवा लिया, मेटल को वाटर के साथ भी रिएक्ट करवा लिया। यानी हमने यहाँ पे दो टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स डाइल्यूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे मेटल्स की एसिड्स डाइल्यूट के साथ। यानी यहाँ पर अब हम जो मेटल्स को रिएक्ट कराएंगे वो डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे और देखेंगे हमारे किन किन सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज को नोटिस करें, एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, मतलब जो हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स करे वाटर के साथ, ये तो हमारे नॉर्मली जो हमारी रिएक्शंस हैं वो हो गई। साथ ही साथ हमारे पास उसमें कुछ और भी रिएक्शंस ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो इसमें एक है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विथ वाटर। यानी जब हम एल्यूमिनियम के मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जब हम Al को रिएक्ट करते हैं H2O के साथ, तो वहां पे हमने देखा हमारा Al2O3 और H2 गैस की फॉर्मेशन हुई। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्वाइस ऑफ Al प्लस थ्राइस ऑफ H2O रिएक्ट्स एंड गिव्स Al2O3 प्लस में ट्वाइस ऑफ H2 गैस। ठीक है, जो हमारा रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम मेटल के साथ, यानी एल्यूमिनियम मेटल जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2 की फॉर्मेशन करता है। लेकिन इस कंडीशन में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हम यहाँ पे वाटर का यूज कर रहे हैं वो कौन सा वाटर है, ये हमारा यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है। यानी जब हम एल्यूमिनियम को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उस कंडीशन में हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2 की फॉर्मेशन होगी। लेकिन जैसे ही हम इस Al को H2 यानी स्टीम के साथ करते हैं, यानी पहले तो हमने कोल्ड वाटर लिया, लेकिन अब हमने क्या कर लिया, स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा Al2O3 इसको इजी तरीके से याद करने का तरीका ये है कि देखो, जो हमारा एल्यूमिनियम मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, अगर हमारा Al कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जो हमारी रिएक्शन होगी वो बहुत ज्यादा स्लो होगी, यानी उसको हम आसानी से नोटिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं जब हम एल्यूमिनियम को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो उस कंडीशन में हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ ही साथ हमें वहां पे H2 गैस की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एक तो हमारा इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा है हमारा इसमें जिंक का एग्जाम्पल, यानी रिएक्शन ऑफ
जिंक मेटल विथ वाटर। अब हम क्या करेंगे, जिंक के मेटल को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा जिंक है वो वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास दो कंडीशन है। देखो, Zn रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2O के साथ, और क्या बना रहा है, ZnO। यानी ये हो गया हमारा जिंक ऑक्साइड, और साथ ही साथ किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, H2 गैस की फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि जो हमारा जिंक मेटल है वो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन को तब प्रोड्यूस करेगा जब उसमें से हम स्टीम को पास आउट कराएंगे। मतलब जिंक मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। कोल्ड वाटर डू नॉट रिएक्ट विथ, ठीक है, जिंक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चल गई कि जो हमारा जिंक है वो भी स्टीम के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। और वहीं हमारा जो एल्यूमिनियम है वो भी वाटर में एज अ स्टीम, यानी वाटर को सॉरी एल्यूमिनियम को जो हम स्टीम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो वो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2 गैस की फॉर्मेशन को दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब वो किसकी है, वो है हमारी रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर। यानी अब हम Fe को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ। तो देखो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलेगी, जो हमारा आयरन है यानी Fe है, ठीक है, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है, लेकिन जब वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जो इसका प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, वेरी स्लो, एंड कम्स इनटू नोटिस आफ्टर सम टाइम। मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद हमें उसमें कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम Fe यानी आयरन को रिएक्ट कराएं H2O, H2O यहाँ पे कौन सा वाटर है, स्टीम वाटर है, यानी भाप के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो वहां पे हमें Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड, साथ ही साथ H2 गैस की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। मतलब जब हमारा थ्राइस ऑफ Fe रिएक्ट करेगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ, तो वहां पे हमारा Fe3 यानी आयरन ऑक्साइड, और साथ ही साथ किसकी फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब तक हमारे पास तीन मेटल्स हो गए, एक हो गया एल्यूमिनियम, एक हो गया जिंक, और तीसरा हो गया Fe यानी आयरन। ये तीनों जब हमारा स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन को करेंगे। एक चीज और हमारे एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो क्या है, अगर हम उसको लिखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा बोथ कैल्शियम यानी Ca एंड मैग्नीशियम यानी Mg आर हेवियर देन वाटर। देखो जो हमारा Mg और कैल्शियम है वो बहुत ज्यादा हैवी है किससे, वाटर से, लेकिन उसके बाद भी वो सरफेस पे फ्लोट करते हैं। उसका रीजन क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जो हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम है उसका जो वजन है या फिर ये बोले वो वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा हैवी है, इसके बावजूद भी वो ऊपर सरफेस पे फ्लोट करता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जब हम
कैल्शियम को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, यानी जब Ca हमारा H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो इस कंडीशन में वो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ क्या बनाएगा, H2 गैस के फॉर्मेशन करेगा। यानी जो हमने यहाँ पे कैल्शियम लिया है, वो हो गया हमारा सॉलिड फॉर्म में, जिसको हमने वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में। और जो हमारा इसमें CaOH2 यानी जो हमारा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, वो किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। H2 हो गया हमारा इसमें गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये हो जाएगा Ca प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। H2O गिव्स CaOH2 प्लस में H2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जब हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो वाटर से ज्यादा हैवी है, लेकिन उसके बाद भी वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, क्यों? क्योंकि जो इसमें से ये हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब ये जो हमारी हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल रही है, ये क्या करती है, ये मेटल के वाटर ये मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है, तो ये बबल्स की फॉर्मेशन करते हैं और मेटल के सरफेस पे आकर चिपक जाते हैं। मतलब मानो ये हमारे पास क्या दे रखा है, कैल्शियम का मेटल है। ये कैल्शियम का मेटल क्या करेगा, जब H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो ये मानो क्या बना रहा है हमारा इसमें CaOH2 और साथ ही साथ किसका फॉर्मेशन हो रहा है, H2 का। तो ये जो हमारा इसमें H2 बन रहा है, ये H2 क्या करेगा, ये बबल्स फॉर्म करता है और इसकी सरफेस पे आकर के चिपक जाता है। यानी इसकी सरफेस पे चिपकने की वजह से ये क्या करते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये फ्लोट करने लगते हैं किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। तो यहाँ पे बस हमें एक चीज याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ H2 गैस की वजह से, H2 गैस की वजह से जो भी हमारे बबल्स हैं वो स्टिक हो जा रहे हैं मेटल की सरफेस पे, और जिसकी वजह से जो हमारा मेटल है वो फ्लोट कर रहा है। अब देखो हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर हम उनके कुछ नाम लिखें तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट करके उनके नाम को मेंशन करेंगे। सारे मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं, कुछ धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, लेकिन वहीं पे लेड यानी Pb, कॉपर यानी Cu, सिल्वर यानी Ag और गोल्ड यानी हमारा इसमें Au। तो ये हमारे चार ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, स्टीम के साथ। अब वहीं अगर हम ऑर्डर के बारे में बात करें कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं, उनका ऑर्डर क्या है वाटर के साथ रिएक्टिविटी का, तो उसके बारे में अगर हम देखें, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी को देखेंगे वाटर्स के साथ। तो सबसे पहले जो हमारा पोटेशियम है, सबसे पहले हमने एग्जांपल भी उसी का देखा था। जो हमारा पोटेशियम है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वाटर के साथ। देन सोडियम, सोडियम के बाद है हमारा इसमें कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है हमारा इसमें एल्युमिनियम एंड जिंक। एल्युमिनियम जिंक के बाद आएगा हमारा इसमें Fe यानी आयरन, Pb हो गया हमारा लेड, Cu कॉपर, Ag सिल्वर और लास्ट में होगा हमारा इसमें Au गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी जो है ये हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, इस वजह से हम मेटल की रिएक्टिविटी वाटर के साथ इसी ऑर्डर में याद करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, यानी अब जो हम एसिड लेंगे वो कौन से एसिड होंगे? डाइल्यूट एसिड होंगे। डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा था उसमें डाइल्यूट एसिड, जिसमें हमने ये देखा था कि डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें एसिड का जो अमाउंट है वो कम होगा, लेकिन जो वाटर का अमाउंट है वो क्या होता है? ज्यादा। इसी तरीके से एक हमारे पास इसमें होता है कंसंट्रेटेड एसिड, जिसमें हमने ये देखा था कि कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर एसिड का अमाउंट हमारा ज्यादा होता है और वाटर का अमाउंट क्या होता है? कम। लेकिन हमें यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है? मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के अंदर। तो हमें यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी कि जब भी हम किसी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इस कंडीशन में हमें मिलता है मेटल का सॉल्ट, यानी मेटल सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। मतलब जब भी हम मेटल को रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो हमें मिलेगा मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब हम यहाँ पे एक एक करके इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हमने देखा रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम मेटल की रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे देखते हैं हमें क्या मिलेगा। मतलब जब हमने यहाँ पे ट्वाइस ऑफ NO को रिएक्ट कराया ट्वाइस ऑफ HCl के साथ, तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास सॉल्ट यानी NaCl की फॉर्मेशन हुई, साथ में H2 गैस की लिबरेशन। तो देखो जो Cl है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो कौन से फैमिली से है? क्लोरीन फैमिली का सॉल्ट है। साथ ही साथ इसमें हमारा Na यानी सोडियम मेटल भी प्रेजेंट है, इस वजह से ये हमारा कौन सा सॉल्ट हो जाएगा? मेटल सॉल्ट, जिसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसी सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर इसी में हम रिएक्शन के बारे में देखें तो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है एग्जांपल में रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मतलब जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएंगे, अगर हम यहाँ देखें यानी Mg को जब हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे हमारे पास मेटल सॉल्ट बना, वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। और साथ ही साथ में कौन सी गैस है? H2 गैस है। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, यानी Mg प्लस ट्वाइस ऑफ HCl रिएक्ट करेगा, बनाएगा MgCl2 और साथ ही साथ में H2 गैस। तो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शंस हो गई, जिसमें हमने सोडियम मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया और दूसरा हमने मैग्नीशियम मेटल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया। अब हम क्या करेंगे? एक और रिएक्शन देखेंगे जिसमें हमने क्या करा है? रिएक्शन करवाई है reaction of zinc with dilute सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। अब हम क्या करेंगे? जिंक को रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हम देखेंगे जब हम Zn को रिएक्ट कराते हैं H2SO4 से तो वहां पे हमारा एक मेटल सॉल्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं ZnSO4 और साथ ही साथ H2 गैस की फॉर्मेशन। ये ZnSO4 क्या है? ये है हमारा जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने टोटल तीन रिएक्शंस देखी। एक है हमारी सोडियम की, एक है मैग्नीशियम की और एक है जिंक की, जिसे हमने डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा के मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन की है। अब हमारे पास एक चीज और यहाँ पे नोटिस इम्पोर्टेंट है, वो ये है
जो हमारी हाइड्रोजन गैस है, देखो यहाँ पे हम एक नोट करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, H2 गैस इज नॉट इवॉल्व्ड when metal is treated with नाइट्रिक एसिड। यानी अगर हम किसी भी मेटल को HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में हमारी Ha2 गैस रिलीज नहीं होगी। क्यों? अब इसका रीजन देखेंगे तो इसका रीजन ये है, जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो क्या है, वो हमारा एक तरीके का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद को रिड्यूस कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन गैस को किसमें, H2O में। और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि जो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो खुद को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और रिड्यूस करने के साथ साथ वो कुछ ऑक्साइड्स बना लेता है नाइट्रोजन के, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल गिवन है। सबसे पहला हो गया इसमें नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है हमारा N2O होल पावर 3। ऐसे ही हमारे पास एक और फॉर्मूला बनेगा इसमें, मतलब एक और चीज की फॉर्मेशन होगी, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसे हम NO बोलते हैं। और साथ ही साथ रिड्यूस होकर के वो एक अनदर कंपाउंड बनाता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NO2 से। तो यहाँ पे हमारे पास ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है कि क्यों मेटल्स जो हैं वो हमारे किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस की फॉर्मेशन नहीं करते। तो इसका आंसर ये है कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो H2 गैस को H2O में चेंज कर देता है और खुद रिड्यूस होकर के तीन अलग कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन के। एक है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, एक है हमारा इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और थर्ड है हमारा इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तीन वो कंपाउंड है जब हमारा नाइट्रिक एसिड H2O को ऑक्सीडाइज करता है तो ये अपने अंदर तीन ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है। उन ऑक्साइड का नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे इम्पोर्टेंट, वो क्या बोला गया है, जो हमारे कॉपर हो गया यानी Cu हो गया, Ag यानी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, Au यानी गोल्ड हो गया, ये सारे कौन से मेटल हैं, आर ऑल्सो नोन एज नोबल मेटल्स। इनको हम नोबल मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, नोबल मेटल्स हैं और ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते। ये देखो, जो हमने वाटर वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें तो हमने देखा ही था कि दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, इसी के साथ साथ दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। मतलब ये ऐसे नोबल मेटल्स हैं, ना ही तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और ना ही तो वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अगर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज को देखें एसिड के बेसिस पे, तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा पोटेशियम है वो ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, देन जिंक, उसके बाद Fe आयरन, Cu कॉपर, Hg मरकरी एंड लास्ट Ag हमारा इसमें सिल्वर। ठीक है, तो ये ऐसे मेटल्स हैं जो हमारे रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एसिड्स के साथ, अपनी प्रॉपर्टीज और अपनी स्ट्रेंथ को लेकर के।
अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो क्या दे रखा है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। मतलब अब हम मेटल को रिएक्ट कराएंगे या फिर मेटल के सॉल्यूशन को रिएक्ट कराएंगे अनदर मेटल सॉल्ट के साथ और देखेंगे कि यहाँ पे हमारे किस किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें की रिएक्शन सबसे पहले लिखेंगे कि मानो हमारे पास क्या है, एक मेटल ए है जिसको हमने रिएक्ट कराया है सॉल्ट ऑफ मेटल बी के साथ। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो होता है सॉल्ट ऑफ मेटल ए, यानी मेटल ए का सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ मेटल बी हमारा अलग एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब जब हम मेटल के सॉल्यूशन को रिएक्ट कराते किसी और मेटल के साथ तो वहां हम देखते हैं कि मेटल ए रिएक्ट करता है सॉल्ट ऑफ मेटल बी के साथ, जिससे हमारा बनेगा सॉल्ट ऑफ मेटल ए साथ में मेटल बी। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल से समझ में आएगा, इसको हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब हम Fe को रिएक्ट कराते हैं CuSO4 के साथ तो हमारा यहाँ पे क्या बनता है, FeSO4 और साथ में Cu। देखो ये हो गया हमारा मेटल ए। मेटल ए में क्या आया, सॉल्ट ऑफ मेटल ए बना, मेटल ए की वजह से सॉल्ट ऑफ मेटल ए। और ये जो हमारा सॉल्ट ऑफ मेटल बी है इसमें से जो ये वाला मेटल है वो क्या हो गया, रिप्लेस आउट हो गया। तो ये एक तरीके की हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा मेटल होता है ए और एक होता है हमारा सॉल्ट ऑफ मेटल बी, जिसको हम रिएक्ट करा के सॉल्ट ऑफ मेटल ए और मेटल बी की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें Fe हो गया हमारा आयरन, CuSO4 हो गया हमारा इसके अंदर कॉपर सल्फेट, जिसको जब हमने रिएक्ट कराया तो इस कंडीशन में हमारा बनता है आयरन सल्फेट, जिसमें आयरन है हमारा सेकेंड और साथ ही साथ कौन सा मेटल निकल रहा है वो है हमारा इसके अंदर कॉपर। इसी तरीके से अगर हम और एक एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जब हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराते हैं CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा बनता है Al2SO4 होल 3। साथ ही साथ कौन सा मेटल निकलेगा, कॉपर। तो Al क्या हो गया इसमें, एल्यूमिनियम, और CuSO4 क्या हो गया इसमें, कॉपर सल्फेट। जिसको जब हमने रिएक्ट कराया तो हमारे पास एक नया मेटल सॉल्ट बना ए का, वो क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। और साथ ही साथ कौन सा मेटल निकला, वो है हमारा इसके अंदर कॉपर। तो ठीक है, यहाँ पे होता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखें, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक रिएक्शन का, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, Ag जो है जब उसको हम CuSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं किसी तरीके की कोई भी रिएक्शन नहीं होती। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो सिल्वर मेटल है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट है वो एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस करके खुद वहां पे अपने मेटल सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेता है। बट हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा जिसमें हमारा सिल्वर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि जो हमारा सिल्वर है वो कॉपर से लेस रिएक्टिव है। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड के बारे में देखें, यानी Au को जब हम CuSO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इस कंडीशन में भी हमें किसी तरीके की कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि Au क्यों है, क्या है, Cu यानी कॉपर से लेस रिएक्टिव है।
तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने काफ़ी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमने मेटल को रिएक्ट कराया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, जिसमें हमने देखा कि मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारा बन रहा है मेटल ऑक्साइड। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे ये वाली रिएक्शन को देखी। उसके बाद हमने क्या करा, जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा मेटल ऑक्साइड बना। इसी तरीके से हमने आज नेक्स्ट रिएक्शन देखी, जब हमने मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो इस कंडीशन में हमारा बना मेटल हाइड्रोक्साइड। और किसकी फॉर्मेशन हुई? हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट हमने पढ़ा था किसके बारे में, कि जब हम रिएक्शन कराएंगे मेटल के डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हमने मेटल को जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट कराया, तो वहां पे हमने देखा कि जब हम मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही थी। और लास्ट में हमने जब मेटल को रिएक्ट कराया, मेटल या फिर हम ये बोले मेटल सॉल्ट को रिएक्ट कराया, उसी के दूसरे मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ, तो हमने वहां पे देखा कि जब हम मेटल ए को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? सॉल्ट ऑफ मेटल बी के साथ, तो हमें वहां पे प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? वो है हमारा सॉल्ट ऑफ मेटल ए, साथ ही साथ मेटल बी। अब अगर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें, तो हमने यहाँ पे एक अनदर टॉपिक पढ़ा, वो क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में पेपर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हमने देखा कि हमारी H2 गैस लिबरेट नहीं होती जब हम किसी भी मेटल को रिएक्ट कराते हैं HNO3 के साथ। इसका रीजन भी हमने यहाँ पे पढ़ा। साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, वो हेवी होते हैं वाटर से, बट स्टिल फ्लोट, लेकिन वो तब भी फ्लोट करते हैं। उसका रीजन हमने यहाँ पे देखा। तो ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के लेक्चर के। बाकी जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, उन्हीं के बेसिस पे हमारे आज के ये 3 क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 फिनिश, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ा। अब जो आगे की बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आगे की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे।